ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 9। उसका इस तरह से जवाब सुन ओम उसे अजीब तरह से देखने लगा। उसे भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था विराज ऐसा कुछ कहेगा, पर उसकी हुलिया देखकर ही पता चल रहा था कि उसने क्या किया है। और न चाहते हुए भी ओम को पूछना पड़ा, क्या अंदर लड़की है? तुम मेरा ऑफिस में इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। विराज का इतना कहना कि ओम बोला, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। तुम कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो, शायद मैं गलत वक्त पर आ गया। ठीक है, तुम फ्री होकर ऑफिस आ जाना। जो सुनकर विराज हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद विराज ने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में आया। वह मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल ले किसी को कॉल किया और कहा, मेरे रूम से यह कचरा अभी के अभी साफ़ करो। इतना बोल विराज वहाँ से सीधे वॉशरूम में चला गया। शावर ऑन किया, उसके नीचे खड़ा रहा। उसके शरीर पर पानी पड़ रहा था, पर उसकी बॉडी में जो हीट बढ़ा था वह अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। वह अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिया। उसकी आंखें बंद था, पर उसके ज़हन में अभी जो कुछ हुआ वह सब घूम रहा था। लगभग 45 मिनट के बाद वह वॉशरूम से बाहर निकला, क्योंकि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रहा था। वह बाथरोब का नोट बांधते हुए बाहर आया। एक बार फिर से उसकी नज़र मधु पर गया, जो उसके गोरे बदन पे कुछ भी नहीं था। वह उसे पूरी तरह इग्नोर करते जाके दरवाज़ा खोला तो सामने मेल हाउस कीपिंग खड़ा था। वह स्लो आवाज़ में बोला, सर, आपने अभी कॉल किया था, कचरा साफ़ करना है। विराज उस मेल हाउस कीपिंग को देखा, फिर अपना चेहरा पीछे घुमाकर मधु की तरफ देखा। उसे बिना कपड़ों का देख फिर से मेल हाउस कीपिंग की तरफ देखा, जो वह अंदर ही नज़र डालकर देखने की कोशिश कर रहा था। उसको ऐसा करता देख विराज की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा और वह दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम एक सेकंड मेरे आंखों के सामने और दिखे तो तुम्हारी आंख निकाल लूँगा। जाओ, जाकर फीमेल हाउस कीपिंग को भेजो। उसका डरावना रूप देख मेल हाउस कीपिंग वहाँ से 9 तो 11 हो गया। उसके जाते ही विराज ने दरवाज़ा जोर से बंद किया और मधु के पास आकर ब्लैंकेट उठाकर उसे कवर कर दिया। विराज तुरंत अपनी क्लोसेट में गया और डार्क ब्लू कलर का शर्ट विथ ब्लैक पैंट पहनकर बाहर आया और अपने बालों को यूं ही खुले में छोड़ दिया। तब तक दरवाजे पर फीमेल हाउस कीपिंग आकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। अंदर विराज को पता चल गया कि हाउस कीपिंग होगी। उसने दरवाज़ा जाकर खोला। अब इतने बड़े होटल का मालिक ने जब साधारण हाउस कीपिंग को बुलाया तो डर तो उसके अंदर रहेगा ही। वह हाउस कीपिंग डर रही थी। वहीं विराज ने उसे खतरनाक लुक दिया और कहा, जाओ यहाँ से तुम। उसका इतना कहना कि हाउस कीपिंग तुरंत तेज़ी से वहाँ से चली गई और साइड में जाकर लंबी सांस लेने लगी, जैसे कि मौत के मुंह से बची हो। विराज ने उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि हाउस कीपिंग आकर भी क्या करती, क्योंकि मधु तो होश में ही नहीं है। वह अपना सेल फ़ोन निकाला और सबसे पहले डॉक्टर को कॉल किया और उससे कहा कि एक फ़ीमेल डॉक्टर तुरंत भेज दो। जो सुनकर कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद एक फ़ीमेल डॉक्टर उसके रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। विराज ने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने के लिए कहा और जब वह उसके बेड के पास पहुंची, मन ही मन सोची कि विराज को बाहर जाने के लिए कहे, पर जो उसके शब्द थे वह मुंह में ही रह गए, क्योंकि वह विराज से बहस नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी फैमिली डॉक्टर थी और उन्हें अपना हॉस्पिटल जो चलाना था। वह मधु के पास जाकर थोड़ा सा ब्लैंकेट नीचे सरकाकर उसका फीवर चेक की तो उसे सचमुच बहुत तेज़ बुखार था और वह ठंड से कांप रही थी। ऊपर से उसके कॉलर बोन पर उसे होते हुए जहाँ तहाँ लव बाइट के निशान बन चुके थे, जो हल्के लाल नीले पड़ चुके थे।
डॉक्टर ने सबसे पहले उसे इंजेक्शन दी, उसके बाद मेडिसिन्स लिखकर प्रिस्क्रिप्शंस विराज के पास लाकर हाथ में दे दी। विराज ने प्रिस्क्रिप्शन चुपचाप हाथ में ले लिया और उन्होंने कहा, कुछ देर के बाद इन्हें होश आ जाएगा। मैडम की शरीर बहुत कमज़ोर है, पहली बार इंटीमेट होने के नाते उनकी बॉडी यह सब सह नहीं पाई। डॉक्टर के मुंह से मैडम सुन विराज बड़े अजीब तरह से उन्हें घूर कर देख रहा था। वहीं उन्होंने आगे कहा, अगली बार से आप थोड़ा ध्यान से ये सब कीजिए, चलती हूँ। डॉक्टर इतना बोलकर अपना मेडिकल किट बॉक्स उठाकर जैसे जाने के लिए मुड़ी की विराज तेज आवाज़ में बोला, सुनो। विराज की आवाज़ सुनकर डॉक्टर रुक गई। वहीं वह आगे बोला, जब तक इसे होश नहीं आ जाता आप बाहर रुकिए। भला डॉक्टर उसकी बातों का उल्लंघन कैसे कर सकती। वह बाहर जाकर कैफेटेरिया में बैठ गई और विराज दरवाज़ा बंद करके दूसरे कमरे में चला गया। वहीं दूसरे तरफ मलाड। मधु की माँ रात से ही मधु के घर आने का इंतज़ार कर रही थी, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वह कैसे पता लगाए उनकी बेटी कहाँ है, क्योंकि बेटी रात को घर क्यों नहीं आई। पर वह इतना तो बताकर गई थी कि उसे पार्टी में जाना है, तो क्या रात भर पार्टी चालू रहेगा। वह तो ऐसा कुछ बताकर नहीं गई और वह अभी भी जॉब पर लगी थी, जिसके चलते उनके पास उस कंपनी या उसके किसी फ्रेंड्स का नंबर नहीं था। अब वह बहुत टेंशन लेने लगी और अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात से अपनी बेटी को कई दफ़ा कॉल कर चुकी थी, पर मधु ने उनका कॉल एक बार भी रिसीव नहीं की। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वह किसके पास जाकर मदद मांगे, किसे जाकर बताए कि उनकी बेटी इस वक्त कहाँ है। उसका ऑफिस भी नहीं उन्हें पता, क्योंकि वह 1-2 महीने पहले ही ज्वाइन की और वह खुद भी काम पर जाया करती थी, इसलिए उन्होंने उसका ऑफिस नहीं पता कि कहाँ है, क्योंकि वह खुद ही बिज़ी रहती थी। दूसरी तरफ मलाड कॉल सेंटर। जब रिया ऑफिस पहुंची तो उसे पता चला कि रात को मधु उन लोगों के साथ घर नहीं गई, बल्कि उसका तो पता ही नहीं चला वह पार्टी में से कहाँ चली गई। यह सब जानकर रिया को टेंशन आया और वह तुरंत उसे कॉल की। अब उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और उसे आज सुबह उठने में भी तकलीफ़ हो रहा था। रिया को उसके घर वालों को कांटेक्ट करना था, पर उसके पास नंबर नहीं था। उसने तुरंत अपनी टीम लीडर से मधु के घर का कांटेक्ट नंबर लिया। उसकी मम्मी का नंबर लेकर वह कैबिन से बाहर जाकर कॉल की और जैसे शीला जी को पता चला कि यह लड़की मधु की सहेली है, तो वह अपनी बेटी के बारे में पूछने लगी। रिया ने बाकी लड़कियों से भी पूछताछ की तो सबने बताया कि सभी लोगों ने मधु को क्लब के अंदर ढूंढी, पर वह मिली नहीं। वॉशरूम, बार्स सब कुछ चेक करने के बावजूद भी वह नहीं मिली। यहाँ तक कि बाहर भी ढूंढा और काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करने के बावजूद भी वह नहीं आई। ये सारी बातें सुनने के बाद रिया को पछतावा होने लगा कि उसने इतना ड्रिंक क्यों की। आखिर मधु गई तो गई कहाँ, क्या हुआ उसके साथ। रिया ने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली, यहाँ तक कि बाकी लड़कियों ने भी छुट्टी लिया। अब सभी ने डिसीजन लिया कि वे सब साथ में ब्लैकबेरी जाएंगी। कुछ देर के बाद सभी लड़कियां ब्लैकबेरी पहुंच गई। वहां जाते ही सबसे पहले उन्होंने मैनेजर से पूछताछ करने लगी कि यहां से एक लड़की गायब हुई है, तो क्या सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। ब्लैकबेरी का ओपनिंग होकर 24 घंटा भी नहीं हुआ था, तब तक यह लोग आकर मिसिंग का कंप्लेन करने लगी। मैनेजर ने उन लोगों से वक्त मांगा, क्योंकि नया नया क्लब का ओपनिंग हुआ है और तुरंत इस तरह उस पर केस लगाना प्रॉब्लम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि मैनेजर को कुछ पता ही नहीं था कि रात को यहाँ हुआ क्या, वह खुद ही बिजी था। ये सारी बातें सिर्फ विराज और उसके बॉडीगार्ड बादल को ही पता था, और कुछ लोगों ने जो यह सीन देखा था वह तो रात को ही भुला दिया। अगर उन्होंने किसी को कुछ कहा
भी तो उन्हें पता है कि अंजाम क्या होगा, जिसके चलते कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई विराज के अगेंस्ट जा नहीं सकता। करीब घंटे भर के बाद मैनेजर ने उन लोगों को सीसीटीवी कैमरा दिखाया, जिसमें साफ लाइट जाने के बाद से ही मधु गायब है। उसके बाद मधु कहाँ गायब हुई कुछ पता नहीं चला। यह देख सब परेशान हो गई। जब वह सब क्लब से बाहर निकली तो उसमें से एक लड़की ने कहा, हमें पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, पर 24 घंटे नहीं हुआ, जिसकी वजह से वे लोग कंप्लेन नहीं कर सकते। रिया को उम्मीद था कि हो सकता है कि आज के दिन या शाम तक मधु घर आ जाए। पुलिस वाले कंप्लेंट तो नहीं लेते बिना 24 घंटे हुए। दोपहर का वक्त, ब्लैकबेरी क्लब। दोपहर के 2 बजे मधु की आंखें खुला और जब वह अपनी पूरी तरह आंखें खोली तो उसे सामने धुंधिला धुंधिला दिखाई दे रहा था। जब वह पूरी तरह आंखें खोली तो देखी वह उसी कमरे में है और उसे सब कुछ याद आने लगा। वह जैसे उठने को कोशिश की कि उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें आपस में चिपक गई और लगातार 3 घंटे चिल्लाने की वजह से उसका गला पूरी तरह जाम हो गया था। वह बोलने और चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाया। हिम्मत करके उठी और जैसे बैठी कि उसका ब्लैंकेट नीचे सरक गया और वह अपने आप को देखी तो उसके शरीर पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वह सिर्फ विराज के दिए गए लव बाइट के निशान। मधु अपनी नज़र चारों तरफ फेरी तो उसके कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे, पर वह उन कपड़ों को तो नहीं पहन सकती क्योंकि रात में विराज ने फाड़ दिया था। मधु अपने कांपते हुए होठों से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका आवाज़ मुंह से बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि विराज ने उसे 2 थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से उसके जबड़े में इतना दर्द था कि उसे बोलने में तकलीफ हो रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह सूज गया था और वह अपना राइट हैंड थोड़ा सा ऊपर उठाई तो उसके 4 उंगलियां हिल तक नहीं रही थी क्योंकि विराज ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर मरोड़ दिया था। उसकी उंगलियां कुछ काम ही नहीं कर रहा था। दर्द तो इतना था कि उसके शरीर में वही बेचारी जानती होगी। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन तो दे दिया था, जिसकी वजह से उसके शरीर एकदम सुन्न पड़ गया था। अगर इंजेक्शन नहीं दिया होता तो शायद वह अभी तक उठ नहीं पाती और पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होता। ऐसा नहीं था कि मधु लाचार और डरपोक थी, बल्कि उसे बोलना, लड़ाई झगड़ा करना सब आता था। पर आज वह विराज के पाले पड़ी थी, जो इंसान नहीं बल्कि शैतान था और उसकी ज़िंदगी एक दिन में ही तहस नहस कर दिया। मधु ब्लैंकेट से खुद को कवर करके बेड से उठी और अपने पैर जैसे फ्लोर पर रखी कि लड़खड़ाकर तुरंत नीचे गिर गई। उसका ब्लैंकेट नीचे था और वह ऊपर। उसे आज अपने ऊपर इतना शर्म आ रहा था कि वह क्या ही करे। वह इस तरह बिना कपड़ों में बाहर तो नहीं निकल सकती और जो उसके साथ हुआ वह बहुत गलत हुआ है। वह नज़र उठाकर दीवार की तरफ देखी जहाँ पर कैमरा लगा हुआ था। विराज ने उसे रात में बताया था कि वह पूरा रिकॉर्डिंग करके दुनिया भर में दिखा देगा। ये सब याद करके बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कोई भी लड़की अपनी इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ होते देख सकती है। मधु को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस वह अपने आप को ख़त्म कर देना का सोची, पर दरवाज़ा भी बंद था। अब वह जाए तो जाए कहाँ, क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी उसकी नज़र टेबल पर गया जहाँ शराब की बोतल रखा हुआ था, जो रात में विराज ने ड्रिंक करके आधी बोतल शराब वहीं टेबल पर रख दिया था। मधु बहुत हिम्मत करके उठी और वह शराब की बोतल उठा ज़मीन पर पटक उसके टुकड़ा उठाकर उसने अपनी हाथ की नस को डैमेज कर दी।
वह जिंदगी में अपने आप को कभी इतना चोट नहीं पहुंचाती, पर जो विराज ने उसे दर्द दिया है उसके आगे यह दर्द कुछ भी नहीं था। उसके मुंह से एक जोरदार आवाज़ निकला जो कि उस कमरे में ही दबके रह गया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और फ्लोर पर उसका ब्लड पानी की तरह बहने लगा। कुछ देर बाद कैबिन में विराज अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। उसके लैपटॉप में कैमरा ऑन था, पर काम करने के साथ साथ वह एक दो बार मधु जिस कमरे में थी उसका कैमरा भी चेक किया। वह जितनी दफ़ा उसने देखा तो मधु अभी भी सोई हुई थी, पर जब वह इस बार कैमरा ऑन किया और देखा तो वह बेड पर नहीं दिखाई दी। वह जब जूम करते हुए कैमरा देखा तो वह फ्लोर पर गिरी हुई है। यह देख वह अपना लैपटॉप बंद किया और तेज़ी से कैबिन से बाहर निकला और दौड़ते हुए अपने कमरे में आया। दरवाज़ा खोला, देखा तो वह बेहोश होकर पड़ी है और उसका ब्लड पूरे फ्लोर पर फैला हुआ था। विराज ने जैसे दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देख वह तो शॉक्ड हो गया। वह दौड़ते हुए मधु के पास गया और उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया। ब्लड देखकर उसका तो दिमाग खराब हो गया। ब्लैंकेट से कवर किया और अपना मोबाइल ले तुरंत डॉक्टर को कॉल किया, क्योंकि डॉक्टर अभी भी होटल के अंदर ही थी और उन्हें रूम में आने के लिए कहा। डॉक्टर आते ही यह सब देख वह भी परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत अपने मेडिकल बॉक्स खोलकर उसके हाथ की ड्रेसिंग किया और सलाइन ड्रिप लगाई। विराज को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मधु कुछ ऐसा कर लेगी। अब तो वह डॉक्टर को यहाँ से जाने के लिए मना कर दिया और खुद उस कमरे में रहकर उसकी निगरानी करने वाला था। शाम 5 बजे होटल रूम। अब जाकर मधु को होश आया और जब वह अपनी आंखें खोली तो देखी वह उसी जगह पर है। उसके हाथों में सलाइन ड्रिप लगा हुआ था। जैसे वह अपना सिर थोड़ा लेफ्ट साइड में घुमाई तो विराज सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देख तो मधु के होश उड़ गए। वह डर के मारे फिर से कांपने लगी। उसको होश में आता देख विराज ने तुरंत डॉक्टर को अंदर आने के लिए कहा और उन्होंने आकर एक बार फिर से उसका चेकअप किया और उसे अब खाना खाने के लिए कह दी। उसके हेल्थ को लेकर डॉक्टर ने विराज को सब कुछ बता दी और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद विराज ने एक फीमेल वेटर को कमरे में आने के लिए कहा और साथ में उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े भी मंगवाए थे, क्योंकि वह अभी तक बिना कपड़ों में थी। वेटर कमरे में आते ही विराज वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मधु सांस अच्छे से ले पाई, क्योंकि उसके अंदर डर बस गया था। वेटर ने हाथ में कपड़े देख मधु को अच्छा लगा, क्योंकि वह बिना कपड़ों के तो नहीं रह सकती। वेटर ने सबसे पहले मधु को स्पंज बाथ दी, उसके बाद उसे कपड़े पहना दी। कुछ देर बाद उसके लिए खाना लेकर आई तो मधु ने खाने से साफ इनकार कर दी, जो देख वेटर बाहर निकली। विराज के कैबिन में जाके उसे सब कुछ बताई। विराज उसकी बातें सुन रूम में आया तो देखा मधु रो रही है, जो देख विराज का माथा ठनक गया। वह एकदम उसके करीब आया और झट से उसके जबड़े को पकड़ मसलते हुए अपने कर्कश आवाज़ में बोला, चुपचाप खाना खा लो, बाद में रोना। वैसे भी जो कुछ हुआ है उन सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। विराज का इस तरह से उसका जबड़ा पकड़ना उसे और भी दर्द होने लगा। एक तो पहले ही उसने रात में उसे 2 थप्पड़ मारा था, उसका चेहरा पहले ही सूज गया था और इस तरह से फिर से हरकत करने से मधु दर्द से तड़पने लगी। उसके आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे, जो बहते हुए गालों पर लुढ़क गया, बल्कि विराज के उंगलियों को भिगो दिया, जो देख उसने झट से उसे छोड़ा। मधु की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, फिर भी बेचारी बड़ी हिम्मत जुटा के बोलने की कोशिश करने लगी, पर फिर से शब्द जुबां के अंदर ही रह गए। पर विराज उस पर ही इल्ज़ाम लगा रहा था, जो देख मधु रोते हुए बोली, मुझे यहाँ से जाना है,
प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़। बड़ी मुश्किल से मधु ने यह शब्द बोली, जो सुन विराज अपनी तपती निगाहों से उसके तरफ देखा तो मधु अपने दोनों हाथ जोड़ कांपते हुए विनती करने लगी। उसका यहाँ से जाने का जिद देख विराज उसके पास आया और उसको अपने पास आता देख मधु डर के मारे पीछे पीछे बेड पर सरकने लगी। विराज एकदम उसके पास आकर बैठ बोला, अगर तुमने खाना नहीं खाई तो जो मैंने सुबह में तुम्हारे साथ किया तो उससे भी भयानक अब करूँगा। विराज की धमकी सुनकर मधु खाने के ट्रे की तरफ देखी। पता नहीं क्या कुछ खाने में रखा था। ऐसा खाना तो उसने कभी नहीं देखी थी, क्योंकि यह होटल था और यहाँ पर अनगिनत टाइप का फूड डिशेस रोज़ बनता है। उसके लिए जो फूड आया था वह सब उसके हेल्थ के हिसाब से हेल्दी फूड था। वैसे बहुत सारे फूड उसके सामने रखे थे और मधु को अंदाज़ा नहीं कि यह सब कैसे खाते हैं। वह तो प्लेट हाथ में ली और हाथ डालकर तुरंत खाने लगी। वह लेफ्ट हाथ से खा रही थी क्योंकि उसका राइट हैंड एकदम सुन पड़ा था और उसमें सलाइन ड्रिप भी लगा था, पर कुछ देर पहले ही डॉक्टर ने ड्रिप निकाल दिया था। मधु फटाफट खाने लगी, जो देख विराज अजीब तरह से मुस्कुराया। खाना खाने के बाद वह फिर से जिद करने लगी कि उसे अपने घर जाना है, पर विराज ने उसे मना कर दिया कि उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब उसका बदला पूरा हो जाएगा तो यहाँ से भेज देगा। विराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके सामने मुँह चलाए, बगावत करे, जिसके चलते उसने तुरंत उसकी बाहें पकड़कर इंजेक्शन लगाया, जिससे वह थोड़ी देर में नींद के आगोश में चली गई। दूसरी तरफ गोदरेज मेंशन। रात का वक्त, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। ओम अभी तक घर नहीं आया था और उसके आने का कोई भी इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि यह रोज़ का ही किस्सा है। और काशी जी ने अपनी बहू को भी सिखा दिया कि वह उसके खाने के लिए बिल्कुल भी इंतज़ार ना करे, क्योंकि जब भी ओम घर लेट आता है तो वह विराज के होटल पर खाना खाकर ही घर आता है। सभी लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद सभी लोग लिविंग एरिया में बैठकर बातें करते रहे। दादा दादी अपने कमरे में चले गए थे, बल्कि महेश जी भी अपने कमरे में चले गए। काशी जी कुछ काम कर रही थी। बाकी सभी जवान लोग एरिया में बैठकर बातें कर रहे थे। 10 बजते ही मेंशन के अंदर ओम का कार एंटर हुआ। उसकी आवाज़ से ही सबको पता चल गया कि ओम आ गया और वह कार से बाहर निकला और मेंशन के अंदर कदम रखा। उसके कानों में फिर से जय और भूमि के हंसने का आवाज़ सीधे उसके कान से होते हुए दिल पर जाके लगा। ओम को इतना गुस्सा आ गया कि वह आगे बढ़ते हुए धीमी आवाज़ में बोला, भूमि कमरे में चलो। ओम की आवाज़ धीमी थी, पर सबने सुना। ओम का इस तरह सबके बीच में भूमि को बुलाना उसे अंदर ही अंदर गुदगुदी होने लगा। उसे अच्छा लगा कि ओम उसे कमरे में चलने के लिए कह रहा है, क्योंकि सच में वह बेसब्री से उसके घर आने का इंतज़ार कर रही थी। ओम इतना बोलकर आगे जाने लगा तो वहीं भूमि उसके पीछे पीछे जाने लगी और दोनों जब कमरे में आए तो भूमि ने दरवाज़ा बंद की। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से ओम को समझ गया कि भूमि अंदर आ गई है और वह पीछे पलटकर उसके तरफ देखा और चलते हुए एकदम से उसके पास आया और आते ही अपने दोनों हाथ उसके कमर पर रख एकदम अपने करीब कर लिया और घूर कर उसे देख चेतावनी देते हुए कहा, हंसते हुए अच्छी लगती हो, पर हर जगह हंसना ठीक नहीं है। अगली बार तुम जय के साथ हंसकर बातें नहीं करोगी, बल्कि उससे दूर रहोगी। समझ में आई मेरी बात? इतना बोलकर उसके कमर को अपने दोनों हाथों से कसने लगा तो भूमि के दोनों हाथ उसके हाथ पर चले गए। जो इतनी खुश थी अब उसका चेहरा मायूस हो गया।
भूमि को इस तरह खामोश देख ओम अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा? क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई या फिर से रिपीट करूं? उसकी आवाज़ सुनकर भूमि एकदम से डर गई और जल्दबाजी में उसने अपना सिर हाँ में हिला दी। जो देख ओम फिर से बोला, मैंने पहले दिन ही तुम्हें समझा दिया था कि मैं शादी करने वाला नहीं था, पर जब तुम्हें देखा तो मेरा इरादा चेंज हो गया और तुम अब मेरी वाइफ हो और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। अच्छे या बुरे वक्त समय तुम मेरे साथ ही रहोगी, ये मेरी बात अपने दिमाग में फिट करके रखना। इतना बोलकर वह उसकी कमर को छोड़ तुरंत वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही भूमि तुरंत अपने कमर को सहलाने लगी, क्योंकि उसने बहुत कस के पकड़ा था। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया, पर वह रो तो नहीं रही थी। अपने आप आंसू निकल गए। नेक्स्ट डे मधु सोकर उठी तो देखी कमरे में कोई नहीं था। वह तुरंत दरवाजे के पास आई, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा बाहर से बंद था। थोड़ी देर के बाद मेड ने दरवाज़ा खोला और उसके लिए ब्रेकफास्ट अंदर लेकर आई। मधु उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे यहाँ से जाना है, उसकी मदद करें यहाँ से निकलने के लिए, पर मेड ने डायरेक्ट मना कर दी, वह नहीं कर सकती। मधु उसके सामने रोने लगी, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेड वहाँ से तुरंत चली गई और जाके उसने विराज को सब कुछ बता दी। मेड की बातें सुन विराज कमरे में आया और मधु को वार्निंग देते हुए कहा, लास्ट टाइम तुम्हें कह रहा हूँ, चुपचाप यहीं रहो। जब तक बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। समझ में आई बात? इतना बोल विराज उस रूम से बाहर निकला। उसके जाते ही मधु सोचने लगी, वह उसे यहाँ से क्यों नहीं जाने दे रहा? उसने तो उसकी ज़िंदगी खराब कर दिया, फिर अब क्या ऐसा रह गया कि वह उसे बर्बाद करना चाह रहा है? और तो और उसे मरने भी नहीं दिया। मधु को अब अपने घर वालों की याद आ रहा था, उसकी माँ और उसका भाई। वह कितना परेशान हो गए होंगे। वह उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे होंगे। उनकी तो कोई मदद भी नहीं करेगा। यह सब याद करके मधु रोने लगी। उसे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना था, पर कैसे? अब वह अपना दिमाग लगाने लगी, जैसे तैसे करके उसे यहाँ से निकलना है। पर दरवाज़ा तो बाहर से विराज या वेटर दोनों बंद करके ही जा रहे थे। उसने बेड पर से उठी और जाकर खिड़की खोली तो वह बहुत ऊपर थी और इस रूम में और कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इधर गोदरेज मेंशन। भूमि अपने टाइम पर उठकर फ्रेश होके नीचे आ गई थी। जब से उसकी शादी हुआ था उसके चेहरे पर अलग ही रौनक था। वह बहुत ही ज़्यादा स्माइल और खिलखिलाकर हंसा करती थी, पर आज उसका चेहरा उदास था, क्योंकि ओम ने उसे रात में धमकी जो दिया था कि वह ज़्यादा जय के क्लोज ना जाए और हंसकर ना बातें करे। अब घर के मेंबर से अगर वह बात नहीं करेगी तो बेचारी क्या ही करे। करीब 9 बजे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए। रोज की तरह जय उसके बगल में ही बैठा। उसके बैठते ही भूमि को डर लगने लगा कि कहीं फिर से ओम उस पर भड़के ना जाए। यही सब सोच रही थी, अंदर ही अंदर डर तो रही थी, पर बेचारी क्या ही करे। वह जय को तो नहीं बोल सकती कि उसके बगल में ना बैठे। जब थोड़ी देर के बाद ओम नीचे आया तो उसकी नज़र भूमि और जय पर ही गया और भूमि की भी नज़र ओम पर ही था, पर आज उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ओम को आता देख भूमि चेयर से उठ खड़ी हुई। वह मन में सोचने लगी, क्यों न आज वह ब्रेकफास्ट सभी को सर्व करे, ताकि उसे जय के बगल में बैठना ना पड़ेगा, वरना ओम उस पर ही नाराज़ हो जाएगा। यही सोचकर उठ जाने को हुई कि उतने में जय ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब तक तो ओम भी एकदम पास आ गया था और उसने तुरंत यह नज़ारा देख लिया, बल्कि हर किसी ने देखा। वहीं जय मजाकिया अंदाज में बोला, ओहो भाभी कहाँ चली? आप बैठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए।
जय का इस तरह हाथ पकड़ना भूमि अंदर ही अंदर कांप गई, क्योंकि उसने भी देखा कि ओम ने उसे देख लिया है। अब तो भूमि की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। भूमि ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया लिया और उतने में काशी जी बोली, अरे भूमि बेटा बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट करो, कहाँ जा रही हो तुम? भूमि अपनी शांत आवाज़ में बोली, मम्मी जी मैं आज आपको ब्रेकफास्ट सर्व करूँगी। जो सुनकर काशी जी बोली, बेटा तुम्हें क्या लगता है कि शादी होते ही तुम बहुत बड़ी हो गई हो? तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे रोशनी इस घर की बेटी है वैसे ही तुम भी हो, और मैं तुम दोनों की माँ हूँ, और जब तक माँ है तो बच्चों को तकलीफ़ किस बात की। चलो बैठ जाओ अब। बेचारी भूमि कर ही क्या सकती, उसे अब बैठना ही पड़ा। उसके दिमाग में तो कुछ और ही था। जय को कुछ याद आते हुए तुरंत अपने भाई से बोला, वैसे ओम भाई आप हनीमून कब जा रहे हो? मेरा मतलब अब तक तो आपको चले जाना चाहिए था, पर आप तो शादी के सेकेंड डे से ऑफिस संभाल रहे हो, तो भाभी का क्या होगा? जय का इतना कहना कि न जाने क्यों ओम को इतना गुस्सा आया। उसने एक नज़र सबसे पहले उसने भूमि की तरफ देखा। अब तो घर के बाकी मेंबर भी इस मुद्दे को बढ़ावा देने लगे कि जय सही कह रहा है, ओम को अब तक हनीमून के लिए निकल जाना चाहिए था। कोई और नहीं बल्कि महेश जी, काशी जी और दादा दादी सभी लोग उसे कहने लगे। सब लोग अब ओम पर प्रेशर डालने लगे कि कब जा रहा है। जय तो अच्छी अच्छी प्लेस भी बताने लगा, और वह इंडिया नहीं बल्कि मालदीव, ऐसे न जाने कितने प्लेस वह बताने लगा। ये सारे हनीमून प्लेस वह बता रहा था। ओम सबकी बातें सुनकर सभी को ऐसे देख रहा था जैसे कि किसी न किसी को वह ज़रूर कुछ उल्टा बोल देगा। वह अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रहा था। सबसे ज़्यादा गुस्सा जय पर आ रहा था, क्योंकि वही बीच में टांग लड़ाने लगा, और यह उसी के वजह से टॉपिक निकला था। भूमि डर के मारे उसे ब्रेकफास्ट खाया ही नहीं जा रहा था। वहीं जय आगे बोला, वैसे भाभी मैं कुछ दिनों के बाद मैं अब्रॉड चला जाऊंगा। आपने मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया, जैसे कि आपकी बहन को मेरे भाई ने जूते चुराने के पैसे दिए। वैसे भाभी का भी फ़र्ज बनता है ना अपने देवर को कुछ देने के लिए, और यह रस्म भी है, मैंने तो देखा है ना मॉम? आपने मुझे नानी के घर शादी में लेकर गई थी तो मैं वहाँ पर देखा था। तो चलिए आज आप भी मुझे गिफ्ट दीजिए। जय की बातें सुनकर भूमि की पूरी हालत खराब हो गई। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे आज के दिन बचा ले। पता नहीं जय को आज क्या हो गया है, एक के बाद एक तीर छोड़े जा रहा है। ओम जय की बातें साफ साफ सुन रहा था, और वह कॉफ़ी पीते पीते कहा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम भूमि से गिफ्ट मांग रहे हो? जय, वह कहाँ से लाकर तुम्हें गिफ्ट देगी? उसकी बातें सुनकर हर कोई मुस्कुराने लगा था। तो वहीं जय उसे और छेड़ते हुए कहा, मॉम देखा, भाई ने तो बिंदास अपनी वाइफ का साइड लिया है। अब सबको भूल जाएंगे, उनके दिल और दिमाग में सिर्फ उनकी वाइफ रहेगी। अब भाई हम सबको पहले जैसा प्यार नहीं करेंगे। जय बहुत बोल रहा था, तो वहीं काशी जी हंसते हुए बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है कि ओम अपनी वाइफ का साइड ले रहा है, उसे प्यार कर रहा है। कल को तुम्हारी भी शादी हो जाएगा तो तुम भी ऐसा ही करोगे, इसमें कौन सी नई बात है? जय अपने चेयर से उठ खड़ा हुआ और सबके तरफ देख कहा, अब भाभी नहीं बल्कि भाई मुझे गिफ्ट देंगे। मैं भाभी के पैर पर बैठने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वह सच में भूमि के चेयर को थोड़ा पीछे किया और उसके एक पैर पर बैठ गया। वह अपना पूरा भार नहीं दे रहा था, पर एक लड़का अगर एक लड़की के पैर पर बैठे तो उसका वजन थोड़ी ना सहा जा सकता है। उसके बैठते ही भूमि के मुंह से आह निकल गया। यह देख ओम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और तुरंत तेज आवाज़ में कहा, हो गया तुम्हारा नाटक जय, और ये क्या बदतमीज़ी कर रहे हो? जल्दी उसके पैर
पर से उठो। ओम के कहने के बावजूद भी जय उसके पैर से उठा नहीं। जो देख ओम वापस भड़कते हुए वापस वही बात रिपीट करते हुए बोला, मैंने कुछ कहा, उठ रहे हो कि नहीं। वहीं भूमि को जय का वजन सहा नहीं गया, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। जो देख महेश जी चिढ़ते हुए बोले, जय मजाक मजाक जैसा ही अच्छा लगता है, अब उठो बच्ची के पैर पर से। उसका मुंह देख रहे हो कैसा हो गया है। बल्कि काशी जी ने भी 2 शब्द उसे बोली, तब जाकर जय उसके पैर पर से उठा। अगर वह 1 मिनट और न उठता तो शायद वह आज ही अब्रॉड जाता, क्योंकि ओम बिल्कुल भी उसे झेल नहीं पा रहा था। उसके पैर पर से उठते ही जय ओम के करीब आया और कहा, चलिए भाई, अब आप मुझे दे दीजिए। और आपको पता है मैं छोटी मोटी चीज़ में नहीं खुश होने वाला। उसकी बातें सुनकर ओम एक नज़र उसे घूरकर देखा और अपने जेब से अपना वॉलेट निकाल उसमें से गोल्ड कार्ड निकालकर उसके तरफ बढ़ा दिया। जो देख जय उसके हाथ से वह कार्ड लिया और उछलते हुए उसके पीछे से लिपट गया। उसका ऐसा करना कि ओम चिढ़ते हुए बोला, हो गया तुम्हारा नाटक, चलो यहाँ से जाओ। जय तो बहुत खुश हो गया था और वह उस कार्ड को चूमते हुए मेंशन से बाहर निकला, क्योंकि वह काफ़ी टाइम से यह कार्ड चाहता था पर उसके डैड नहीं दे रहे थे। और उसके बाहर जाते ही महेश जी ओम को चिल्लाने लगे कि उसने इतना जल्दी उसे गोल्ड कार्ड क्यों दिया, वह बिगड़ सकता है। जो सुनकर ओम बोला, डैड वह कोई बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है और उसे भी दुनियादारी समझना चाहिए। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे एंजॉय करने दीजिए। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।